नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड का सिलेबस है जो संशोधित हुआ है उसको एक हमारे हिसाब से एक पढ़ाई किस प्रकार किया जाए उस प्रकार इन टॉपिक्स को एडजस्ट करके एक नया सिलेबस मतलब एक पॉइंट्स को एक स्तर के अनुसार इनको एक नया रूप देने का प्रयास किया है। तो जीके पेपर थर्ड में किस प्रकार जो है आपको तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके 6 टॉपिक हैं आपका हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट और जो इकोनॉमिक पार्ट वाला जो 6 चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सिलेबस में मेंशन है वो राजस्थान का इतिहास है। इस राजस्थान के इतिहास में जो सबसे पहले हैं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका वर्णन किया हुआ है कि प्राचीन सभ्यताएं जो भी हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएगा। लेकिन इन प्राचीन सभ्यताओं में भी 3 सभ्यता ऐसी हैं, निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया। इन 3 के बारे में स्पेसिफिक विशेष संदर्भ देकर प्रश्न पूछे जाने के हेतु आयोग ने लिखा है। तो इसका मतलब है आपको जो सभ्यताएं हैं वो पढ़नी है, लेकिन इन 3 पर विशेष ध्यान देना है। आपके सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक है साथियों वो है आपका राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल तथा उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सन 1000 से लेके 1800 तक का जितने भी राजवंश हुए हैं, चाहे वो कछवा हो, चाहे आपका मारवाड़ के राठौड़ वंश हो, चाहे मेवाड़ के सिसोदिया वंश हो, या और जो भी छोटे राजवंश हैं राजस्थान के, उन सब के बारे में आपको सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़नी है, राजनीतिक उपलब्धियां वहां पर नहीं पढ़नी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा जो टॉपिक है, मुस्लिम शासन के विरुद्ध राजपूत राजाओं और राजनीतिक प्रतिरोध, राजपूत राजाओं का जो मुस्लिम शासकों के विरोध में जो प्रतिरोध किया उनके बारे में पूछे जाने हेतु आयोग ने लिखा है। अब इसमें क्या है, इसमें 6 राजाओं के बारे में यहां पर बताया गया है कि इन 6 जो राजा हैं इनके विशेष संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये 6 राजा कौन कौन से हैं? पहला देखिए आपको रतन सिंह है, दूसरा आपका हमीर देव है, तीसरा आपका कान्हड़ देव है, फिर आपका मालदेव है, चंद्रसेन है और राणा प्रताप है। राणा प्रताप, चंद्रसेन, इसके अलावा रतन सिंह, हमीर, कान्हड़ देव और मालदेव, ये 6 जो राजा हैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए चौथा पॉइंट है आपका राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें 4 विशेष बिंदुओं के बारे में प्रश्न पूछे जाने हेतु आयोग ने मेंशन किया है। अब ये 4 बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए 1857 की क्रांति है, इसके बाद में किसान और आदिवासी आंदोलन है। इन किसान और आदिवासी आंदोलनों से संबंधित एक पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो 1857 की क्रांति, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल और सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान। अब ये महिलाओं के योगदान से एक प्रश्न आमतौर पे पूछा जाता है, यदि ये बिंदु किसी भी परीक्षा के सिलेबस में डाला जाता है तो एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये राजस्थान का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, हम राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य में कौन कौन से बिंदु मेंशन किए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जो आपका राजस्थान की जो कल्चर है उसकी पाठ्यक्रम में सबसे पहला बिंदु है मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति और सूफीवाद।
इन भक्ति और सूफीवाद में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दो भक्ति मार्ग के दो संतों के बारे में एक सूफी मार्ग के संत के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको विशेष रूप से संदर्भित करके इसमें पाठ्यक्रम में बताया गया है। अर्थात भक्ति और सूफी मार्ग के बारे में विस्तार से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये जो तीन जो आपके स्पेशली मेंशन्ड हैं, उन तीन संतों के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है। कौन कौन से हैं? मीरा हैं, दादू, ये दोनों मीरा और दादू आपके भक्ति मार्ग के संत हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफीवाद के प्रवर्तक संत हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है राजस्थान की कल्चर और जो संस्कृति और कला साहित्य में से जो पहला बिंदु है आपके पाठ्यक्रम का, वो ये आएगा। इसके अलावा देखिए साथियों, संत संप्रदायों की शिक्षाओं के विशेष संदर्भ में भी आपको इसमें मेंशन किया गया है। इसमें 8 संत हैं। इन जो संत हैं, इसका मतलब क्या है कि ये लोक देवता है। संत संप्रदायों की शिक्षा और लोक देवता, ये 8 लोक देवता ऐसे हैं जिनके बारे में स्पेशली पूछा जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से जाके प्रश्न पत्र आपका 3rd पेपर का नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक वाजिब एक तार्किक कारण है। क्योंकि यदि ज्यादा डेप्थ में प्रश्न पत्र बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो दूसरे स्टेट्स हैं, अलग राजस्थान से इतर स्टेट्स के जो अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है उनको लाभ मिलेगा, और गृह राज्य जो राजस्थान के मूल निवासी हैं छात्र छात्राएं, उनको इससे नुकसान होगा। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीरता से आपको इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपको सतही रूप से जो स्पेशली मेंशन्ड जो टॉपिक हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको विशेष रूप से देखना है। अब जो 8 संत हैं, लोक देवता हैं, उनमें से देखिए रामदेव जी के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है, रामदेव जी के बारे में। फिर इसके बाद में लोक देवता गोगा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में ध्यान रखना है। और इन लोक देवताओं के बारे में आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जन्म, जन्म स्थान, परिणय और किस संदर्भ में इनको जाना जाता है, क्यों ये लोक देवता बने, किस मुस्लिम शासक या किसी अन्य शत्रु से पराजित होने के बाद इनकी ख्याति फैली, या गायों की रक्षा के लिए कौन कौन से साधु सन ये आपके लोक देवता हैं जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखना है। बाबू जी के बारे में पढ़ना है, मल्लिकनाथ जी, हरिदास जी, रैदास और जसनाथ। इस प्रकार 8 संत हैं, 8 आपके लोक देवता हैं जिनके बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है, जिन पर बहुत गंभीरता से आपको पढ़ना है। बाकी और जो संत हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। इस सभी को पढ़ने के बजाय इसी पे आप ध्यान रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए साथियों, लोक संस्कृति में नो के विशेष संदर्भ में जो है वो आपको ये देखना है। लोक संस्कृति में 9 बिंदु हैं, मेले और त्योहार हैं आपके। इसके अलावा जो राजस्थान की पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है, वो उसके बारे में देखना है। हस्तशिल्प के बारे में आपको ध्यान रखना है। लोकगीत आपको अच्छे से पढ़ना है कि जो फोल्क म्यूजिक है उनके बारे में पढ़ना है, और उस लोकगीत में किस किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्यों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक क्षेत्र में वो आयोजित करवाए जाते हैं, किस संस्कृति से उनका संबंध है, कौन उनके वादक होते हैं, कौन गायक होते हैं, किस प्रकार का वाद्य यंत्र उस पर्टिकुलर नृत्य में और जो गायन में यूज होता है, ये सारी चीजें आपको देखना है। इसके अलावा लोक संगीत और वाद्य यंत्र आपके बारे में ध्यान रखना है। लोक कथाएं और गाथाएं, वात, वचनिका, दवावेत, इस प्रकार की जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं, एक पर्टिकुलर नाम उनको दिया हुआ है। जैसे कई प्रकार की बहियां हैं, कमठाना बही इत्यादि, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से
इसमें ध्यान रखना है। और राजस्थान की वेशभूषा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं, महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार की पगड़ियां हैं, किस प्रकार की अंगरखी होती है, पुरुष कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, महिलाओं के किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के परिधान प्रचलित थे, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राजस्थान के कल्चर में अगला बिंदु है वो राजस्थान की भाषा है, उसकी उत्पत्ति है और विकास है। राजस्थान की भाषा के संदर्भ में आपको इसकी पूरी डिटेल ध्यान रखनी है। राजस्थानी भाषा में कौन कौन से कवि हुए हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, किस कृति के लिए पद्म अलंकरण किसी यदि कोई लेखक है उसको मिला है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि कोई ऐसी कलाकृति, कोई ऐसी साहित्यिक रचना है जिस पर कोई जो बॉलीवुड में कोई फिल्म बनी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो राजस्थान की संस्कृति में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो राजस्थान में बोली जाने वाली मुख्य बोलियां और उसका क्षेत्र। ये राजस्थान में कितने प्रकार की बोलियां हैं, कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र में किस प्रकार की बोली बोली जाती है, राजस्थान की कौन सी सबसे कठिन बोली है, कौन सी सरल है, मारवाड़ क्षेत्र में किस प्रकार की बोली ज्यादा बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रभाव ज्यादा है, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी है। तो राजस्थान के प्रत्येक अंचल के बारे में, उनकी जो बोलियां हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, उनके बारे में आपको इसमें प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। इसके बाद में देखिए राजस्थान की लिपियां हैं। राजस्थान की जो लिपि है उसका उद्भव किससे हुआ है, कौन सी जो लिपि है राजस्थान की, कौन सा पार्ट है जो नागरफ वर्ण से मानते हैं, एलपी टेसिटेरी क्या कहते हैं, जो आपका और विद्वान आपके आनंद श्रीवास्तव क्या कहते हैं, किस प्रकार की जो है लिपियां राजस्थान में हैं, मुंडिया लिपि क्या है, मुंडिया लिपि की सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, बनियाणवी लिपि किसको कहते हैं, राजस्थानी लिपि से किस प्रकार का उसका संबंध है। इस प्रकार के जो सारे बिंदु हैं साथियों वो आपको इसमें देखना है। इसके अलावा राजस्थान का जो साहित्य है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, उसमें कौन कौन से लेखक हैं, उनकी क्या क्या कृतियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल में अलग अलग बांट के इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में का जो पर्यटन है, राजस्थान में किस प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, कहाँ कहाँ कौन से पर्यटन स्थल हैं, और पर्यटन नीति कौन कौन सी हैं, कब कौन सी नीति लागू हुई, हाल ही में कौन सी पर्यटन नीति लागू है, राजस्थान सरकार में इस वर्ष कितने पर्यटक आए, विदेशी पर्यटक कितने थे, देशी पर्यटक कितने थे, कौन से स्थान पर सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं, कौन से स्थान पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें जो आपकी जीडीपी है राजस्थान की, उसमें कितना प्रतिशत योगदान देता है। इस प्रकार के ये प्रश्न राजस्थान के पर्यटन और पर्यटन से संबंधित नीति में बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा देखिए राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान के भूगोल में जो है राजस्थान के भूगोल में आपके कुल 13 बिंदु हैं साथियों, दिख रहा होगा। राजस्थान के भूगोल में कुल 13 बिंदु हैं। देखिए राजस्थान के भूगोल में कुल 13 बिंदु कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो भौतिक भूभाग है, भौगोलिक भूभाग है, उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें पढ़ते समय आपको ये सावधानी और रखनी है कि जो वर्तमान में अभी नए जिले बने हैं तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति काफी कुछ बदल चुकी है। तो नए जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, नए जिले हैं, तो उसके संदर्भ में आपको विशेष आंख कान खोल के आपको ये पढ़ना है, क्योंकि काफी कुछ भौगोलिक स्थिति परिवर्तन होने की वजह से तो पर्यटन स्थलों की लोकेशन भी बदली है, मतलब झीलें, नदियां,
उनका प्रभाव क्षेत्र, तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस ये सारे बदल गए हैं। तो पुराने डेटा से नहीं, नए डेटा से आपको पढ़ना है। और विशेष रूप से जो आपकी राजस्थान की भूगोल में प्रश्न पूछे जाएंगे वो निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। और जो है नए जो तथ्य हैं, राजस्थान की नई भौगोलिक दशा जो बनी है उसके माध्यम से पूछे जाएंगे। राजस्थान के भौगोलिक भूभाग के बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन से बांध से जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, यदि पन विद्युत उत्पन्न हो रही है तो उसमें राजस्थान का क्या हिस्सा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के जो है आपको पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है, किस प्रकार की जलवायु है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है। राजस्थान भारत का जो ज्योग्राफिकल जो सर्वे है वो क्या कहता है, राजस्थान के विद्वान राजस्थान के भूगोल के बारे में क्या कहते हैं। आपका ठंड, ये जो आपका कोपेन का वर्गीकरण आपका क्या कहता है, किस प्रकार के जो 5 विभाग उन्होंने राजस्थान के जलवायु के बांटे हैं उनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। किस प्रकार के किस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और उसका संरक्षण के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा ज्यादा उपयोगी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसमें नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, और ये पर्टिकुलर मृदा राजस्थान के कौन से भाग में रहती है, ये सारी चीजें आपको देखना है। इसके अलावा देखिए राजस्थान के जो भी खनिज हैं या ऊर्जा संसाधन है, तो खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऊर्जा संसाधन में भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो दिन प्रतिदिन राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेकर जो प्रगति हो रही है उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा की वर्तमान में राजस्थान की कौन सी स्थिति है, कितना सौर जो विद्युत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, पूरे भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में भी आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में प्रश्न पूछे जाने की कम संभावना है, सिलेबस है, लेकिन ये बहुत पुराना डेटा हो गया, लगभग 14 साल पुराना डेटा है, तो प्रश्न फिर भी आपको इसमें देखना है। इसके अलावा ये 7 पॉइंट हुए साथियों। इसके अलावा देखिए अगले जो आपके राजस्थान की ज्योग्राफी से जो और पॉइंट हैं वो हैं आपके, देखिए ये राजस्थान में पशुधन, राजस्थान का जो लाइव स्टॉक है उसकी क्या स्थिति है, कौन से पशु ज्यादा हैं, किस पूरी जो पशुओं की संख्या है वो क्या है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजस्थान में सूखा और अकाल की क्या स्थिति है, और यदि राजस्थान में पहले कभी कोई सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। किस पर्टिकुलर साल में कौन सा अकाल पड़ा है, जैसे कि आमतौर पे पूछा जाता है कि 56 अकाल कब पड़ा था, 56 अकाल में, और इसके अलावा जो 92 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे, सूखे से प्रभावित थे। 2001 के बारे में भी कई बार पूछा हुआ है कि वर्ष 2001 में सूखे से प्रभावित कितने जिले थे, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा देखिए साथियों राजस्थान में कृषि फसलें उत्पादन और वितरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछे जाएगा। पर्यावरणीय समस्या, मरुस्थलीकरण के बारे में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और आपदा प्रबंधन और महामारी की स्थिति में राजस्थान में क्या विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, इस प्रकार के जो राजस्थान के भूगोल में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
अब मैं आता हूं राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था केवल 2 दिन का पाठ्यक्रम है। यदि आप एक सामान्य अध्येता हैं, एक सामान्य पाठक हैं, आपको राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी है, तो राजस्थान का जो पॉलिटी का हिस्सा है वो 2 दिन में आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि यदि आपके थर्ड पेपर में राजस्थान के पॉलिटी से संबंधित एक भी प्रश्न गलत होता है तो आप हजारों के नीचे चले जाएंगे। तो कोशिश करें, राजस्थान के पॉलिटी का छोटा सा हिस्सा है उसको आप बिल्कुल क्लियर रखें, माइंडसेट रखें। तो इसके बारे में आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें से जो आपके 20-22 प्रश्न आएंगे वो आपके यदि सही हो गए तो बाकी जो शेष हिस्से हैं आपके पाठ्यक्रम के उसमें 50% है, 40% भी आप सही कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे थर्ड पेपर में। देखिए, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आपका राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये 3 टॉपिक हैं। सामान्य प्रश्न हैं, निश्चित रूप से आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है वो राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली के बारे में आपको जो है इसमें देखना है। इसके अलावा जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो 8 आयोग हैं, आयोगों की संख्या आपका जो मेन सिलेबस है उसमें दी नहीं थी। यहाँ पर एक जगह इनको कंपाइल करने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सा आयोग अपने पाठ्यक्रम में है। आरपीएससी आपका पहला आयोग जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ठीक है। दूसरा है राज्य चुनाव आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा राज्य मानवाधिकार आयोग। इस प्रकार ये 4 आयोग तो ये हैं और इधर आपके 4 आयोग इधर हैं, महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और महिला महालेखा परीक्षक। ये आयोग नहीं है लेकिन यहाँ पर इसके साथ मैंने आयोग के साथ कंपाइल करके यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको ये भी पता रहे कि महालेखा परीक्षक के बारे में भी हमें एक अलग से नोट्स बना के उसको तैयार करना है ताकि परीक्षा में हमें इसके बारे में पढ़ सकें अच्छे से। इसके अलावा शासन के 7 नोडों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शासन के इन 7 नोड्स को मैंने एक जगह लिखा है जिसमें कौन कौन से हैं। मुख्य सचिव के कार्य, दायित्व और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में। इसके बाद में शासन सचिवालय में क्या काम होता है, किस प्रकार की इनकी शासन व्यवस्था है, किस प्रकार का उनको पैटर्न है, पद व्यवस्था इत्यादि आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में आपको ध्यान रखना है। संभागीय आयुक्त क्या होता है, कितने संभाग हैं, कब संभागीय व्यवस्था चालू की गई, कब इसको बंद किया गया, कब इसको फिर से चालू किया गया, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। साथ ही जिला प्रशासन का योगदान, पंचायत राज संस्थान और शहरी स्थानीय स्वशासन, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, सरकारी नीतियां और अधिकार आधारित नागरिकता में आपको 6 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना है। सूचना का अधिकार आपको पढ़ना है। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी की डिलीवरी की जो अधिकार है वो आपको पढ़ना है। नागरिक चार्टर के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है और किस प्रकार ये होती है, सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस विशेष व्यक्ति के योगदान से शुरू हुई और वर्तमान में इसके क्या सिनेरियो है, ये आपको सारी चीजें पढ़नी है। जन सूचना पोर्टल के बारे में आपको पढ़ना है और राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको जो आपके पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार की वो दी हुई है। देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यावसायिक वितरण कहां पर किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है, इसके बारे में आपको सामान्य समझ होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक प्रवृत्ति है उसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके अलावा देखिए कृषि क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं। कृषि क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसलों के साथ साथ आपको तिलहन और मसालों का विशेष ध्यान रखते हुए अध्ययन करना है। तिलहन, रबी खरीफ की फसलें और तिलहन और मसाले, मसालों के बारे में मसाला पार्क के बारे में पूछ सकता है, कहां पर कौन सा मसाला पैदा होता है, राजस्थान की किस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सा मसाला होता है, कहां उसका अनुसंधान क्षेत्र है, अनुसंधान केंद्र है। इस प्रकार के सारे जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाने की संभावना बनती है।
राजस्थान में कृषि में जो सिंचित क्षेत्र है उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और उनके पुनर्वास हेतु राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, उनके बारे में कोई योजना है तो वो आपको पढ़ना है। और कृषि ऋण, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए पशुधन की आबादी की प्रवृत्तियां हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा पशु पाया जाता है, वर्तमान में कुक्कुट कितने हैं, वर्तमान में कुल पशुधन कितने हैं, भैंस गाय इत्यादि के अलग अलग जो वो है वो भी प्रतिशत में सर्वाधिक और सबसे कम, ये आपको ध्यान रखना है। औद्योगिक दृष्टिकोण है, उससे राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उद्योगों के विकास की बाधाएं क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में एमएसएमई या अर्थात जो लघु उद्योग हैं उनकी क्या स्थिति है, छोटे उद्योग और उनकी समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार के उद्योग में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, और उस समस्या के निजात करने के लिए राजस्थान की ग्रोथ में उद्योगों का क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना है। औद्योगिक रुग्णता क्या है, इसको दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कार्य करती है, किस प्रकार की ऋण व्यवस्था है, वो सारी यहाँ पर आपको देखना है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में दुग्ध उत्पादन, जो पशु पालन वाला जो था अभी, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में पशुपालन की क्या स्थिति है, दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में जो औद्योगिक विकास और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूं। ये देखिए राजस्थान के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र और जो उद्योग हैं उसके बारे में आपको देखना है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उसके बारे में ध्यान रखना है। कृषि प्रसंस्करण नीति, इसके बारे में भी पढ़ना है। और राजस्थान के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक जोन हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में कुछ और बिंदु आपके मेंशन किए हुए हैं बुनियादी ढांचे से संबंधित। अब बुनियादी ढांचे में क्या क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें उनकी क्या स्थिति है, राजमार्ग कौन कौन से हैं, ग्रामीण सड़कों की क्या प्रगति है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में बिजली और सौर ऊर्जा भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान में हस्तशिल्प जो है वो आपके पढ़ना है कि राजस्थान में हस्तशिल्प, विशेष क्षेत्रों में जो हस्तशिल्प प्रचलित हैं, कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और राजस्थान में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, कौन सी वस्तु सर्वाधिक निर्यात होती है, कौन सी उससे कम होती है। तो ऊपर वाली 3 जो वस्तुएं हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको 72,000 करोड़ रुपए का भी गत वित्तीय वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्थान से किया गया है। तो उस 72,000 जो करोड़ रुपए की राजस्थान भारत की जो टोटल निर्यात है उसमें क्या प्रतिशत है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको एक जिला एक उत्पाद जो राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी राजस्थान के निवासी हैं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, चाहे वो विकलांग हैं चाहे अंधता वाले हैं, तो इस प्रकार की जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए या वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वृद्धों हेतु क्या प्रावधान है, विकलांगों हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, पिछड़े वर्गों हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा देखिए साथियों, लास्ट जो बिंदु है वो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान की जो समसामयिकी घटनाएं हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ठीक है। इसके अलावा जो समाचारों में जो व्यक्ति रहे
चर्चित रहे उनके बारे में, और खेल और क्रीड़ा से संबंधित इस प्रकार के राजस्थान का करंट का आपका पाठ्यक्रम होगा। तो यदि ये इस प्रकार का जो आपको पूरे पाठ्यक्रम को यदि आप कर लेंगे क्लियर, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता संभव है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये इस जो आपका सिलेबस है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डेली टेस्ट यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारा जो ऐप है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।